हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हम लोगों ने प्रॉमिस किया था, बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के लिए हम लोगों ने शुरू किया था लक्ष्य बैच। उसी सीरीज में आज हम बात करने जा रहे हैं सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसका यूनिट 1 में लेक्चर 1 में हम पढ़ने वाले हैं। टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। इसका पूरा डिटेल हम इस लेक्चर में देखेंगे विद पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। और इसका पीडीएफ नोट्स भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, हमने बताया था यूनिट 1 एचएपी में 3 लेक्चर में डिवाइड किया है। लेक्चर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी, आज हम इसी के अंदर पढ़ने वाले हैं। डिफिनीशन एंड स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिस्टम, बेसिक लाइफ प्रोसेस के बारे में, होम्योस्टेसिस क्या होती है और बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी क्या होती है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर का जो वीडियो आएगा हमारा सेलुलर लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद टिश्यू लेवल आएगा। तो इस तरीके से यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यूनिट 1 में हम शुरू करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। सबसे पहले एक आइडिया लग जाए हमारा ह्यूमन बॉडी होता क्या है। तो आपको पता होगा ह्यूमन बॉडी जो होता है एक लाइक ए टेक्निकल एंड सोफिस्टिकेटेड मशीन। हमारी बॉडी एकदम एक मशीन के जैसा काम करती है। ओके, तो हमारी बॉडी के अंदर भी एक कोऑर्डिनेशन सेंटर होता है जो सारे बॉडी को कंट्रोल करता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेन बोलते हैं। ब्रेन ही होता है जो हमारे बॉडी का कंट्रोल सेंटर होता है। जो भी डिसीजन हम अभी बोल पा रहे हैं, जो भी हम सोच पा रहे हैं, सब ब्रेन करता है। इसलिए हमारे बॉडी को बोला गया इट्स ए लाइक टेक्निकल एंड सोफिस्टिकेटेड मशीन। और आगे क्या है, इट ऑपरेट सिंगल एंटिटी, और एक यूनिटी में काम करता है। ऐसा नहीं कि आपका हाथ कुछ और कर रहा है, पैर कुछ और कर रहा है। अगर आपको चलना है तो पूरे बॉडी एक यूनिटी के साथ काम करेगा। ओके, तो इट इज मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ सिस्टम। इसी वजह से हमारे बॉडी में बहुत टाइप के सिस्टम्स होते हैं। सिस्टम आपको पता होगा, टोटल हमारी बॉडी में 11 सिस्टम होते हैं। और सारे सिस्टम जब एक साथ सिंगल एंटिटी में काम करते हैं तब एक हमारा जो वर्क होता है एक साथ अच्छे से हो पाता है। और ये सारे सिस्टम अपने आप में भी इंटरडिपेंडेंटली होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। आगे नेक्स्ट बात करते हैं, ईच सिस्टम इज एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक फंक्शन। हर सिस्टम का अपना अलग फंक्शन होता है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका काम है खाने को पचाना। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका काम है हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को प्रोवाइड कराना, और जो एक्सेस CO2 है उसको बॉडी से बाहर निकालना। ऐसा अलग अलग सिस्टम का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ओके, आगे देखते हैं। when one system fails to do its work properly, then it impact fall on other system। बिल्कुल सही बात। अगर हमारी बॉडी का कोई भी एक सिस्टम डिस्टर्ब हुआ तो हमारे बॉडी के सारे सिस्टम पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, असर पड़ेगा। क्योंकि सारे सिस्टम क्या है, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंटली होते हैं, डिपेंड रहते हैं। इसीलिए अगर एक भी सिस्टम डिस्टर्ब होता है तो दूसरे सिस्टम पे भी असर पड़ जाता है। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं विच रिड्यूस द एबिलिटी ऑफ द बॉडी फंक्शन प्रॉपरली, जिसकी वजह से हमारी बॉडी सही से काम नहीं कर पाएगी। अगर सो ह्यूमन बॉडी अगर देखा जाए बहुत स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। आगे जो हमारे बॉडी होता है एक सिंगल यूनिट, जो स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है हमारी बॉडी का सेल होती है। इसलिए सेल्स को बोला जाता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लिविंग मैटर्स। इसमें हमारे बॉडी जो होती है इसमें ट्रिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, जो एक पूरा ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं। दीज सेल्स आर टू स्मॉल, इतनी छोटी होती है कि आप अपनी नंगी आंखों से देख नहीं सकते हैं। सेल्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सेल का पूरा ऑर्गेनाइजेशन पूछा जाता है, उसके अंदर कौन से ऑर्गेनल पाए जाते हैं सब पूछा जाता है विथ स्ट्रक्चर के साथ। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो सेल्स होती हैं व्हेन टुगेदर कंबाइन हो जाती हैं तो क्या बनाती हैं, टिश्यू बनाती हैं। फर्दर जब टिश्यू कंबाइन होता है तो क्या ढेर सारे सेल्स कंबाइन होते हैं, टिश्यू बन जाता है। और टिश्यू कंबाइन होता है तो एक ऑर्गन बना देता है। और डिफरेंट ऑर्गन जब कंबाइंड होते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम आपस में कंबाइन होकर क्या बना देते हैं, एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो सेल, सेल से मिल के बना टिश्यू, टिश्यू से मिल के बना ऑर्गन, ऑर्गन से मिल के बना ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम ढेर सारे मिल के बनते हैं। जैसे 11 ऑर्गन सिस्टम पढ़ा होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, न्यूरल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, सारे सिस्टम मिलके जो 11 सिस्टम सब मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ओके, आगे चलते हैं। अब अगला जो हमारा मेन हेडिंग इसमें है आएगा डिफिनीशन एंड स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का डिफिनीशन। तो इसमें क्या है, इट इज सिंपली क्या होता है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इंडिविजुअल बॉडी पार्ट। हमारे किसी बॉडी पार्ट का इंडिविजुअल स्ट्रक्चर का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, हमारा
इसका HIP के अंदर आता है और ये कैसे वर्क करता है इसको पूरा स्टडी करना ही क्या कहलाता है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अगर देखा जाए दोनों को अलग अलग, तो यहाँ पर द स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी इन्वॉल्व होता है दो मेन प्रिंसिपल पे काम करता है। और प्रिंसिपल क्या है, एक तो एनाटॉमी है और दूसरा क्या है, फिजियोलॉजी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एनाटॉमी क्या होता है। एनाटॉमी ये भी एक ब्रांच है हमारे बायोलॉजिकल साइंस का, जो बताती है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी पार्ट। हमारे बॉडी पार्ट में कौन कौन से स्ट्रक्चर है उसके बारे में पढ़ना कहलाता है एनाटॉमी। उसके बाद फिजियोलॉजी देखें तो फिजियोलॉजी क्या होता है, इट इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस की ये भी ब्रांच है जो डील करती है स्टडी ऑफ फंक्शन और वो किस मैकेनिज्म से हमारे बॉडी पार्ट काम कर रहे हैं वो फिजियोलॉजी के अंदर करते हैं। तो दोनों के ब्रांचेस भी होते हैं। एनाटॉमी के ब्रांचेस में देखेंगे सेल बायोलॉजी, हिस्टोलॉजी, ग्रॉस एनाटॉमी, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, सिस्टमेटिक एनाटॉमी, रेडियोग्राफिक एनाटॉमी और एक है पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। इन सबको पूरा डिटेल में हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगला है ब्रांचेज ऑफ फिजियोलॉजी क्या होती है, इसके अंदर रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी आएगा, रिनल फिजियोलॉजी, इम्यूनोफिजियोलॉजी, न्यूरोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, कार्डियोवैस्कुलर पैथोलॉजी और एंडोक्राइनोलॉजी। चलिए एक एक वर्ड को, टर्म को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम ब्रांचेज ऑफ एनाटॉमी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आता है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी नाम में छुपा है सेल का अध्ययन करना। ओके, तो इट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल विच इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जो हमारे लाइफ की एक बेसिक यूनिट होती है उसी का अध्ययन करना, उसके स्ट्रक्चर फंक्शन का, वो सेल बायोलॉजी के अंदर करते हैं। अगला हिस्टोलॉजी। हिस्टो वर्ड का मतलब समझ में आता है, हिस्टो मतलब टिश्यू, लॉजी मतलब स्टडी। ऐसी स्टडी जिसमें टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं उसे हिस्टोलॉजी बोलते हैं। अगला है ग्रॉस एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी क्या होता है, द स्टडी ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना दैट कैन बी सीन विथ नेक्ड आएगी, यानी जो हमारे नंगी आंखों से हम जो देख सकते हैं उस चीज की स्टडी करना हमारे बॉडी में, वो कहलाता है ग्रॉस एनाटॉमी। ओके, अगला माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। इसके अंदर क्या पढ़ते हैं हम लोग, द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर टू स्मॉल टू बी सीन विदाउट ए माइक्रोस्कोप। मतलब जो ऐसे स्ट्रक्चर हमारे बॉडी के अंदर जिसको माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं उस सब का स्ट्रक्चर कहलाना ही क्या कहलाता है, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। ओके, मतलब जो बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं जिनको हम बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते हैं, सब वो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के अंदर पढ़ी जाती है। अगला देख सकते हैं सिस्टेमिक एनाटॉमी। इसमें क्या होता है, स्टडी ऑफ द बॉडी बाय द सिस्टम, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम की मदद से, जैसे लाइक स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, अभी जो बताया उन सब का स्टडी करना ही सिस्टेमिक एनाटॉमी कहलाता है। अगला जो पैथोलॉजिकल एनाटॉमी, इसमें क्या होता है, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चरल चेंज इन टिश्यू एंड ऑर्गन काज्ड बाय डिजीज। किसी डिजीज की वजह से जब हमारे बॉडी के अंदर कोई बीमारी होती है उसकी वजह से जो हमारे बॉडी में बदलाव आते हैं, टिश्यू में, ऑर्गन में जो बदलाव आते हैं उसकी स्टडी करना पैथोलॉजी एनाटॉमी कहलाता है। अगला रेडियोग्राफिक एनाटॉमी क्या होती है, द स्टडी ऑफ द इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर यूजिंग द इमेजिंग टेक्निक। इमेजिंग टेक्निक मतलब जैसे हम एक्सरे कराते हैं या MRI कराते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज, CT कंप्यूटर टोमोग्राफी, इन सब की मदद से जो भी हमारा बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर देखा जाता है वो सब कहलाता है रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। ओके, अब आ जाओ बात करते हैं ब्रांचेज ऑफ द फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी ब्रांचेज देखना, तो पहले बात करेंगे रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। इसमें क्या होती है, रेस्पिरेटरी मतलब बता दो पहले ही, रेस्पिरेटरी मतलब जो हमारे सांस से रिलेटेड है, जिसके अंदर हम लंग के बारे में पढ़ते हैं। तो ओके, यहाँ पर देख सकते हो स्टडी ऑफ हाउ द लंग एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम फंक्शन, कैसे काम करते हैं टू ब्रिंग ऑक्सीजन इनटू बॉडी, बॉडी के अंदर कैसे ऑक्सीजन आता है, एंड जो हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको कैसे रिमूव किया जाता है, सब पढ़ा जाता है रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी के अंदर। अगला आता है रिनल फिजियोलॉजी। रिनल का मतलब ही होता है किडनी। ओके, जब किडनी के फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं उससे बोलते हैं रिनल फिजियोलॉजी। यहाँ देखिए वही लिखा है, स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ द किडनी, हाउ दे मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। किडनी का काम ही है हमारे बॉडी के अंदर फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस करना। उन सब का स्टडी हम रिनल फिजियोलॉजी के अंदर करते हैं। इम्यूनोलॉजी के बारे में बात करें तो इम्यूनो का मतलब होता है इम्यून, मतलब द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। हमारे बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होता है जो हमारे पूरे बॉडी का सुरक्षा प्रोवाइड करता है उसकी स्टडी करना ही इम्यूनोलॉजी कहलाता है। ओके, अगला न्यूरोफिजियोलॉजी। न्यूरो मतलब क्या होता है, न्यूरॉन्स होता है,
यहाँ पर देखिए स्टडी ऑफ द नर्वस सिस्टम फंक्शन, यानी जो हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम है उसके फंक्शन का स्टडी करना। इसके अंदर क्या क्या आएगा, लाइक ब्रेन्स आ जाएगा, तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड, नर्व, इन सब का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, न्यूरोफिजियोलॉजी। आगे बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथो मतलब डिजीज, यानी द स्टडी ऑफ हाउ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस आर अल्टर बाय डिजीज, यानी कोई डिजीज की वजह से हमारी बॉडी का नॉर्मल फिजियोलॉजी सिस्टम जो भी डिस्टर्ब होता है उस सब का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, पैथोफिजियोलॉजी। अब आज बात करते हैं कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी। कार्डियो का मतलब समझिए, कार्डियो मतलब हार्ट होता है, तो यही है द स्टडी ऑफ द हार्ट, एंड वैस्कुलर मतलब ब्लड वेसल, तो जिसमें हार्ट एंड ब्लड वेसल के बारे में पढ़ते हैं। एंड हाउ ब्लड सर्कुलेट थ्रू द बॉडी, हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन किस तरीके से होता है, इन सब को पढ़ना ही कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी कहलाता है। अगला एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइन का मतलब होता है जिसमें हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं, तो द स्टडी ऑफ द हार्मोन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उसका रेगुलेशन कैसे होता है, हमारे बॉडी में कौन से हार्मोन किस तरीके से काम करते हैं, उन सब का पढ़ना एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। अब आते हैं, हम बात करते हैं स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं उसकी वजह जान लेते हैं, क्या क्या स्कोप है, इसको पढ़ने के बाद क्या पता चलता है। तो इट इज़ द बेस फॉर अंडरस्टैंडिंग द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट। हम समझ पाते हैं हमारे बॉडी के जो अलग अलग पार्ट है उसकी एनाटॉमी, इसकी फिजियोलॉजी कैसे काम करती है। अपने बॉडी के बारे में जानना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। इट हेल्प द स्टडी ऑफ द ह्यूमन इवोल्यूशन, हमारे ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसका डेवलपमेंट कैसे, उसके बारे में पता चल करता है इसके पढ़ने के बाद। अगला, टू अंडरस्टैंड द पैथोफिजियोलॉजिकल ऑफ डिजीज, कौन सी बीमारी हमारे बॉडी में कैसे चेंजेज आ रहे हैं पैथोलॉजिकल, वो सब इसको पढ़ने पर पता चलता है। हेल्प इन दी हेल्थ अवेयरनेस, हमें कोई हेल्थ बीमारी होती है उसको कैसे रोका जाए, इस सब में आइडिया लग जाता है। एजुकेशनल इंपॉर्टेंस में हेल्प करता है, रिसर्च एंड इनोवेशन में हेल्प करता है, एंड डेवलपमेंट एंड इवोल्यूशन में भी हेल्प करता है, और एक क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी एचएपी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हेल्प करता है। तो सारे स्कोप होते हैं। आगे आ जाओ, नेक्स्ट पार्ट है लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम। तो हम देखेंगे कि हमारे बॉडी कितने लेवल में डिवाइडेड है। तो लिविंग थिंग्स जो होती हैं कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ कुछ लेवल में बांटा गया जो कि यहाँ देख सकते हैं। पहला केमिकल लेवल, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, सिस्टम लेवल और ऑर्गेनिज्म लेवल। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक हायरार्की होती है। सबसे पहले बहुत सारे केमिकल्स आए थे, केमिकल्स की मदद से ढेर सारे केमिकल्स मिलके हमारे अंदर सेलुलर लेवल का निर्माण किया। सेलुलर लेवल बाद टिश्यू लेवल बन जाता, टिश्यू के बाद ऑर्गन लेवल आता, उसके बाद सिस्टम लेवल, देन एक ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है। हम पूरे लेवल को एक्सप्लेन करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चलो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आता है केमिकल लेवल। तो केमिकल क्या है, दिस इज द सिंपलेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन इसका सबसे सिंपलेस्ट लेवल ही केमिकल लेवल था। इसके अंदर आपके एटम्स आते हैं। एटम्स क्या होते हैं, लाइक कार्बन हो गए, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गए, नाइट्रोजन हो गए, और मालिक्यूल्स भी आते हैं। मालिक्यूल्स लाइक जब ढेर सारे एटम कंबाइन होते हैं मालिक्यूल बनाते हैं, लाइक हाइड्रोजन वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हुआ तो वाटर बन गया। प्रोटीन्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गए, लिपिड्स हो गए, डीएनए हो गए, ये सब केमिकल लेवल के अंदर आते हैं। दीज केमिकल सब्सटेंस आर इसेंशियल होते हैं फॉर लाइफ एंड फॉर्म द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेल्स। हमारे बॉडी को बनाने में, सेल्स का निर्माण कराने में ये केमिकल लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला बात करते हैं सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल में देख सकते हैं जो सेल होता है, आपको बताया था पहले ही, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है हमारे लाइफ का। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैव ए डिफरेंट शेप्स। आप सेल के भी अलग अलग टाइप होते हैं, लोकेशन के अकॉर्डिंग सेल का शेप भी अलग अलग टाइप होता है। जब हम सेल पढ़ेंगे उसमें पूरा एक्सप्लेन करेंगे। एंड फंक्शन डिपेंडिंग ऑन देयर रोल, और उनका फंक्शन भी अलग अलग होता है। अगला टिश्यू लेवल पे आते हैं। टिश्यू आपको पता होगा, टिश्यू और ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, जब ढेर सारे सिमिलर सेल्स आपस में कंबाइन कर जाती हैं वही टिश्यू बनाती हैं, और वो एक साथ काम भी करती हैं और एक स्पेसिफिक फंक्शन को भी परफॉर्म करती हैं। अगर आपको जानना होगा तो टिश्यू जो होते हैं मेजर 4 टाइप के होते हैं हमारे बॉडी के अंदर। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का क्या रोल होता है, एक कवर करता है बॉडी सरफेस को, हमारे बॉडी जो ऑर्गन्स होते हैं उसको कवरिंग बनाता है। कनेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं, ये सपोर्ट कनेक्शन, इसके वर्ड में कनेक्शन है तो ये सपोर्ट करता है, कनेक्ट करता है हमारे बॉडी पार्ट को, बोन को, ब्लड को आपस में रिलेट करता है। ओके, अगला बात करते हैं मसल टिश्यू। मसल टिश्यू जो होता है हमारे लिए मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नर्वस टिश्यू जो होते हैं ये ट्रांसमिट करते हैं नर्व इम्पल्स को। ओके, आपको पता होगा एक हमारे अंदर जो बॉडी का सिग्नल रिस्पॉन्स होता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाता है, सब नर्वस सिस्टम ही करता है।
आगे ऑर्गन लेवल के बारे में बात करते हैं। ऑर्गन लेवल क्या होता है? ऑर्गन्स जो होते हैं हमारे, ये स्ट्रक्चर ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो मेड अप ऑफ 2 और मोर टाइप ऑफ टिश्यू के बने होते हैं और वो वर्क टुगेदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। एक साथ काम करके एक स्पेसिफिक फंक्शन को ये परफॉर्म करते हैं ऑर्गन। हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन होते हैं। लीवर एक ऑर्गन है, हमारा टंग भी एक ऑर्गन है, किडनी एक ऑर्गन है, हार्ट एक ऑर्गन है, बहुत सारे ऑर्गन है। आगे अभी बात करते हैं सिस्टम लेवल। सिस्टम लेवल क्या होते हैं? एट दिस लेवल ऑर्गन दैट वर्क टुगेदर, डिफरेंट ऑर्गन एक साथ काम करते हैं और एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और वो स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ओके, लाइक अगर आपको पढ़ना होगा मान लो रेस्पिरेटरी सिस्टम। अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम अकेले तो बना नहीं होगा, कई सारे ऑर्गन कंबाइन हुए होंगे। उसके अंदर आपका आएगा उसके अंदर नेजल पैसेज आएगा, फेरिंग्स आएगा, लैरिंग्स आएगा, ट्रैकिया आएगा, ब्रोंकाई आएगा, ब्रोंकियोल आएगा, उसके अंदर एल्वियोलाई आएगा। ये सब मिलके एक ऑर्गन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम ही तो बना रहे हैं। ऐसे मान लो एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपका इधर यूनिब्लैडर आ जाएगा, यूरेटर आ जाएगा, यूरेथ्रा आ जाएगा। ये सब मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं जिसे रीनल सिस्टम बोलोगे आप। तो ऐसे सारे सिस्टम डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से ही कंबाइन होके बने हैं। ओके, आगे चलते हैं ऑर्गेनिज्म लेवल। ऑर्गेनिज्म लेवल में देखते हैं दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमारे बॉडी के जो हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है ये ऑर्गेनिज्म लेवल होता है। ऑल द ऑर्गन सिस्टम टुगेदर मेक ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं विच परफॉर्म ऑल लाइफ प्रोसेसेस सच एज, जैसे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट, हम लोग एनवायरनमेंट के लिए रिस्पॉन्स भी करते हैं, रिप्रोडक्शन भी करते हैं अपनी जनरेशन को बढ़ाने के लिए। और ठंडी में हमें ठंड भी लगती है, गर्मी में गर्मी लगती है। तो हम एक परफेक्ट लिविंग ऑर्गन का एग्जाम्पल्स हैं। आगे नेक्स्ट बात करते हैं बॉडी सिस्टम क्या होता है। तो बॉडी सिस्टम ग्रुप ऑफ ऑर्गन होते हैं जो एक साथ एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, पहले बताया। तो टोटल 11 मेजर बॉडी सिस्टम होते हैं, यहाँ देख लेते हैं सारे को। तो स्केलेटल सिस्टम, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम। अगर आप पूरे 11 सिस्टम को एक बार पूरा कवर कर लेते, पूरा एचएपी इन्हीं से कवर हो जाता। ओके, तो चलिए एक एक करके सारे सिस्टम को हम देख लेते हैं। सबसे पहले स्केलेटल सिस्टम देखते हैं। तो इसके अंदर जो मेन ऑर्गन आता है, बोन आता है, कार्टिलेज आता है, लिगामेंट आता है, जॉइंट्स आते हैं। फंक्शन क्या है? प्रोवाइड करता है शेप एंड सपोर्ट करता है बॉडी को, प्रोटेक्ट करता है इंटरनल ऑर्गन को। ओके, हेल्प करता है इन दी मूवमेंट विथ मसल के साथ मिलके, और प्रोड्यूस करता है ब्लड सेल्स इन बोन मैरो के अंदर, स्टोर करता है मिनरल्स लाइक जैसे कैल्शियम हो गए, फास्फोरस हो गए। नेक्स्ट इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, इसमें मेन ऑर्गन कौन सा आता है? स्किन आता है, हेयर्स आते हैं, नेल्स आते हैं, स्वीट ग्लैंड आती है, सीबेसियस ग्लैंड आती है, इसे ऑयल ग्लैंड भी बोलते हो। इसका फंक्शन क्या होता है? ये एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव बैरियर तरह काम करती है। अगर कभी इंजरी होती है, इन्फेक्शन होता है, डिहाइड्रेशन होता है तो ये मदद करते हैं। रेगुलेट करते हैं बॉडी टेम्परेचर को, डिटेक्ट करता है सेंसेशन। अगर कोई आपको टच कर रहा है या हीट में टच हो गए या कहीं कुछ निडल चुभ गई, तुरंत रिस्पांस हमारे बॉडी तक, ब्रेन तक पहुंचाया जाता है। तो सब इंटीग्रेटेड सिस्टम के अंदर आ जाता है। अगला नेक्स्ट है मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम में मेन ऑर्गन क्या आते हैं? इसके अंदर स्केलेटल मसल्स आ जाएंगे, स्मूथ मसल्स आ जाएंगे, कार्डियक मसल्स, और इसके अंदर टेंडन्स आ जाते हैं। फंक्शन क्या है? ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर दी बॉडी को मूवमेंट कराने में मदद करवाती हैं, मेंटेन करती हैं पोस्चर, हम कैसे बैठ रहे हैं, किस पोजीशन में लेट रहे हैं, वो सब मस्कुलर सिस्टम हेल्प काम करवाता है। और प्रोड्यूस करता है हीट ड्यूरिंग दी मसल एक्टिविटी। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, उस दौरान बॉडी हीट जनरेट करती है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में मेन ऑर्गन क्या आते हैं? इसके अंदर ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है, नर्व आते हैं, सेंसेस ऑर्गन आते हैं, जैसे हमारे सेंस आई हो गया, ईयर हो गया, नोज हो गया, ये सब सेंस ऑर्गन है। ओके, फंक्शन क्या होता है? एक कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है बॉडी एक्टिविटी हमारी जो होती है आपस में, कैसे काम करेंगी, क्या एक्टिविटी करेंगी, सबको आपस में कोऑर्डिनेट करता है, एक साथ काम करवाने में मदद करता है। रिसीव करता है, इंटरप्रेट करता है स्टिमुलाई फ्रॉम द एनवायरनमेंट। मान लो बाहर से कोई चीज़ आपको स्टिमुलस मिला, कोई चीज़ हीट का सेंसेशन आया, तो आगे मैसेज को सिग्नल डिटेक्ट करके आगे हमारे कंट्रोल सेंटर को भेजेगा, फिर वहाँ से जो भी रिस्पॉन्स देना होगा वो दिलाएगा। अगला सेंड सिग्नल टू मसल्स एंड ग्लैंड फॉर रिस्पॉन्स। ज़रूरत के अकॉर्डिंग ग्लैंड को मैसेज देता है ताकि वो ग्लैंड अपना सिक्रीशन करेगी, फिर उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स जनरेट होगा।
अगला जो एंडोक्राइन सिस्टम में मेन ऑर्गन क्या होता है, जितने भी ग्लैंड्स आती है इसके अंदर आ जाती है, लाइक पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पेनक्रियाज हो गई, गोनैड्स हो गया। जैसे गोनैड में मेल के अंदर टेस्टिस होता है, फीमेल के अंदर ओवरीज हो गया। इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोड्यूस करता है हार्मोन्स, प्रोड्यूस करता है जो रेगुलेट करता है ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म को, रिप्रोडक्शन कराने में मदद करता है और वर्क क्लोजली विथ द नर्वस सिस्टम की मदद से ये होम्योस्टेसिस मेंटेन करवाता है। ओके, होम्योस्टेसिस एक बहुत अच्छा वर्ड है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसको पूरा डिटेल में पढ़ने वाला आगे। अगला रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होती है, इसके अंदर मेन ऑर्गन क्या होता है, नोज आता है, फेरिंग्स आता है, लैरिंग्स आता है, ट्रेकिया आ जाता है, ब्रोंकाई, लंग, डायाफ्राम आ जाता है। फंक्शन क्या है, इनेबल करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जैसे ऑक्सीजन अंदर लाना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ले जाना, और हेल्प करता है इन दी साउंड प्रोडक्शन में, स्पीच जो हम अभी बोल पा रहे हैं, पढ़ा पा रहे हैं, ये सब इस पार्टी सिस्टम के अंदर जो साउंड बॉक्स होता है वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मेंटेन करता है एसिड बेस बैलेंस, बॉडी के अंदर कितना एसिड होना चाहिए, कितना बेस होना चाहिए, ये सब मेंटेन होता है। ओके, नेक्स्ट आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन जो ऑर्गन होता है, इसके अंदर माउथ आएगा, ओसोफेगस आएगा, स्टोमक आएगा, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, पेनक्रियाज। स्मॉल इंटेस्टाइन का कई सारे पार्ट होते हैं, डिडनम, जेजनम, इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन का पड़ा होगा सीकम, कॉलम, रेक्टम, सब डिटेल पढ़ेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। फंक्शन क्या है, ये ब्रेक डाउन करता है फूड इंटू न्यूट्रिएंट, जो हम खाना खाते हैं उसको छोटे छोटे पार्ट में एकदम टुकड़ों टुकड़ों करके हमारे बॉडी में ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में एब्जॉर्ब हो जाता है। अगला एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट इनटू ब्लड स्ट्रीम, वही बात है, ब्लड स्ट्रीम में न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कराने में मदद करता है। और जो भी अनडाइजेस्टेड पार्ट होती है, जो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है, उससे फीकल मैटर के थ्रू बाहर निकलवाने में मदद करता है। आज जो कार्ड सर्कुलेटरी सिस्टम बारे में बात करते हैं, इसमें मेन ऑर्गन क्या होता है, हार्ट आएगा, ब्लड आएगा, ब्लड वेसल्स आएगा। अब ब्लड वेसल्स अलग अलग टाइप होती है, आर्टरी जिसमें शुद्ध ब्लड बहता है, वेन जिसमें अशुद्ध ब्लड बहता है, और कैपिलरी हो जाती है इसके अंदर, जो जंक्शन होता है आर्टरी और वेन का। आगे फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन का काम है, इसका काम जो होता है ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट को, हार्मोन को प्रोवाइड कराना। अगला रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवाना, और हेल्प करता है टेम्परेचर रेगुलेशन में मदद करता है, डिफेंस मैकेनिज्म में मदद करता है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड कराता है। अगला रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये मेन ऑर्गन इसके अंदर, मेल के अंदर टेस्टिस हो गया, पेनिस हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई, फीमेल के अंदर ओवरीज हो गया, यूट्रस हो गया, फैलोपियन ट्यूब हो गया, वजाइना हो गया। फंक्शन क्या होता है, प्रोड्यूस करता है गैमेट। गैमेट में जैसे मेल के अंदर स्पर्म प्रोड्यूस होता है, फीमेल के अंदर ओवा प्रोड्यूस, जिसे ओवम बोलते हैं, दोनों आपस में कंबाइन होते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है, देन जाके एक बेबी का निर्माण होता है, जिसे एम्ब्रियो बोलते हो। एम्ब्रियो के बाद धीरे धीरे पूरा एक बेबी का निर्माण हो जाता है। आगे इनेबल करता है फर्टिलाइजेशन एंड रिप्रोडक्शन प्रोसेस को। अगला प्रोड्यूस करता है सेक्स हार्मोन लाइक टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे एक एक यूनिट में। आगे यूरिनरी सिस्टम के अंदर क्या होता है, मेन इसके अंदर मेन ऑर्गन आएगा, किडनी आएगा, यूटरस आएगा, इसके अंदर यूनि ब्लैडर आ जाएगा। ओके, फंक्शन क्या है, ये रिमूव करता है वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड, ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है हमारा, जो हमारे ब्लड के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको रिमूव करता है। रेगुलेट करता है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को, एंड मेंटेन करता है एसिड बेस बैलेंस और ब्लड प्रेशर। आपको पता होगा जो एक एडीएच हार्मोन होता है वो रिलीज होता है, जो हमारे उसको डीसीटी डिजिटल कन्वर्टिबल पे जाके वहाँ पे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में मदद करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है, पढ़ेंगे डिटेल में। अगला इम्यून सिस्टम पे आ जाओ। इम्यून सिस्टम में मेन ऑर्गन आपके लिम्फ नोड होते हैं, लिम्फ वेसल्स होते हैं, थाइमस आएगा, स्प्लीन आएगा, टॉन्सिल्स आएगा। फंक्शन क्या है, डिफेंड करता बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन हो, कोई डिजीज हो रहा है उसके अगेंस्ट उसको डिफेंस प्रोवाइड कराएगा। रिटर्न करेगा एक्सेस टिश्यू फ्लूइड टू ब्लड स्ट्रीम तक, ज़्यादा फ्लूइड रिटर्न कराएगा। हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन। अभी कोरोना वायरस हुआ था, जिसका इम्यून सिस्टम सही से काम नहीं किया वो बीमार हो गया, जिसका अच्छे से काम किया वो बीमारी से बचा रह गया। तो इम्यून सिस्टम पूरे बॉडी को ही प्रोटेक्ट करता है। ओके, अब आते हैं बेसिक लाइफ प्रोसेस। अगर हम समझें बेसिक लाइफ प्रोसेस क्या है, तो देख सकते हैं बेसिक लाइफ प्रोसेस जो होता है एक इसेंशियल बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म टू मेंटेन, जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बेसिक लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करना होता है ताकि मेंटेन कर सके अपने लाइफ को, हेल्थ को, ताकि सरवाइव कर सके एडवर्स कंडीशन में। विदाउट दीज प्रोसेस, अगर बेसिक लाइफ प्रोसेस हमारे अंदर नहीं होगा तो लाइफ कैन नॉट कंटिन्यू, तो लाइफ आगे सर्वाइव ही नहीं हो पाएगा, हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो बेसिक लाइफ प्रोसेस के अंदर क्या क्या होता है जो हमारी बॉडी के अंदर चलती हैं, लाइक मेटाबॉलिज्म, रेस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन, रिस्पॉन्सिवनेस, मूवमेंट, ग्रोथ। ये सारे बेसिक लाइफ प्रोसेस अगर हमारे बॉडी में ना चले तो एक
लाइफ का जिंदा रहना मतलब हमारा जिंदा रहना इम्पॉसिबल ही है। ओके, तो चलो एक एक करके एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म इज सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन, जितने भी केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में चलती हैं और उनका सम ही क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म टू मेन टाइप का होता है, इसके दो मेन टाइप का रिएक्शन होती है मेटाबॉलिज्म के अंदर, जैसे एक एनाबॉलिज्म और एक कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या होता है, एक प्रकार का बिल्डिंग अप ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, मतलब बनाना। जब कोई छोटे छोटे सब्सटेंस मिल के एक बड़े सब्सटेंस बनाते हैं उसे बोलते हैं एनाबॉलिज्म। ओके, जैसे अगर आपको पता होगा जो हमारे बॉडी में अमीनो एसिड होते हैं, अमीनो एसिड बहुत टाइप होते हैं, 20 टाइप नॉर्मली पढ़ते हैं, जिसको दो भागों में बांटा गया, इसेंशियल नॉन इसेंशियल। आगे हम लोग जब बायोमॉलिक्यूल पढ़ेंगे, अमीनो एसिड भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको डिस्कस करेंगे। तो ढेर सारे अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो अमीनो एसिड तो एक छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं और एक प्रोटीन एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है। तो वही यानी इसका क्या हो रहा है, एनाबॉलिज्म मतलब फॉर्मेशन हो रहा, डिफरेंट अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण कर रहा है। तो वही बात लिखा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम द अमीनो एसिड। आगे आ जाओ कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब काट डालना छोटे छोटे टुकड़ों में, बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में काट डालना ही कैटाबॉलिज्म। कितना अच्छा वर्ड है, मैच भी हो जा रहा है उसके वर्ड से। यहाँ पर देखिए, ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, बड़े बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ डालना ही क्या कहलाता है, कैटाबॉलिज्म, ताकि हमारे बॉडी में एनर्जी रिलीज हो सके। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज आपको पता होगा एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है, C6H12O6 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। तो जब ग्लूकोज टूटता है तो ग्लूकोज धीरे धीरे टूटेगा तो CO2 और H2O में टूट जाता है, तो जो हमारे रिस्पायरेशन में हेल्प करता है। ओके, तो जब हम सांस लेते हैं उस दौरान ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। ग्लूकोज एक बड़ा मॉलिक्यूल है जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूट जाता है। तो अब इसका फंक्शन क्या होता है, इसके होने से क्या हमारे बॉडी में होती है, ये प्रोवाइड करता है एनर्जी एंड मटेरियल फॉर ग्रोथ के लिए, ताकि हमारे बॉडी में कोई चीज़ नुकसान हुआ उसको रिपेयर कर सके, और अदर बॉडी फंक्शन को भी मेंटेन करता है। जैसे एग्जांपल डाइजेशन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन, ये सब एग्जांपल में लिख सकते हो। अगला बात करते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच, जिसकी वजह से सेल्स जो होती है रिलीज करती है एनर्जी फ्रॉम द फूड मॉलिक्यूल। मेनली जो हम खाना खाते हैं उससे ग्लूकोज मिलता है। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो इट कैन बी, अब रेस्पिरेशन दो टाइप होता है, एक एरोबिक और एक एनारोबिक। एरोबिक मतलब जिसमें ऑक्सीजन की मदद से, ऑक्सीजन का यूज करके एनर्जी रिलीज होगा, और एनारोबिक जिसमें बिना ऑक्सीजन के यूज करके हमें जिसके अंदर हमारा ऑक्सीजन यूज नहीं होता, वो एनारोबिक कंडीशन आती है। हमारी बॉडी में जब एनारोबिक कंडीशन आती है तो अक्सर देखा होगा लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में थकावट मतलब हम थक जाते हैं, मसल्स में पेन होता है, वो सब एनारोबिक रिएक्शन की वजह से होता है। यहाँ पर फंक्शन देख सकते हो, प्रोवाइड करता है एटीपी एनर्जी फॉर दिस सेलुलर एक्टिविटी के लिए, जैसे हम मसल कंट्रैक्शन कर रहे हैं, नर्व ट्रांसमिशन हो रहा है, सब में तो एनर्जी लगती है ना। तो सब और जैसे बायोसिंथेसिस किसी चीज़ का निर्माण करना हुआ, सब में एक रेस्पिरेशन प्रोसेस एरोबिक एनारोबिक की मदद से ये सब हो पाता है, क्योंकि एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। आगे एग्जाम्पल जैसे ग्लूकोज ऑक्सीजन मिल के कार्बन डाइऑक्साइड बनाया और साथ में वाटर निकला और एनर्जी मिला, एनर्जी एटीपी, यही तो हमें चाहिए। ओके, अब आ जाओ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट। रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं अपने ही जैसे बच्चे को जन्म देते हैं, ताकि मेंटेन हो सके देयर स्पीसीज। और स्पीसीज अगर अपने जैसे स्पीसीज को नहीं जनरेट करेंगी तो उनका आगे सर्वाइव होना मुश्किल है, इसीलिए रिप्रोडक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ओके, टाइप देख सकते हैं, इसमें अलग अलग टाइप, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके नाम में इसका एग्जांपल छुपा है। ए सेक्सुअल मतलब इन्वॉल्व सिंगल पेरेंट, मतलब इसमें सेक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें सिंगल पेरेंट ही अकेले ही इन्वॉल्व होके अपने जैसे ही एग्जैक्ट फोटोकॉपी जनरेट करता है, जैसे बैक्टीरिया डिवाइड करके ही अपने जैसे ढेर सारे बना लेता है, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके बनाता है। अगला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमें दो पेरेंट्स चाहिए होते हैं, वो भी अपोजिट सेक्स, अगर एक मेल होगा तो दूसरा फीमेल होगा। एग्जाम्पल जैसे ह्यूमंस, एनिमल, प्लांट, इन सब के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। फंक्शन देख सकते हो, इंश्योर करता है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, मतलब एक लाइफ दूसरे जनरेशन तक जाएगी या रिप्रोडक्शन पे ही डिपेंड करेगा। ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल टू द नेक्स्ट जनरेशन, रिप्रोडक्शन की मदद से ही वेरिएशंस आते हैं, जो हमारे जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं दूसरे जनरेशन तक जाते भी रहते हैं। ओके, अगला जो रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में बात करते हैं। रिस्पॉन्सिवनेस इज द एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू चेंज, जो भी हमारे बॉडी के अंदर
रिस्पॉन्स डिटेक्ट किया जाता है, उसकी वजह जो भी चेंजेज आते हैं इंटरनल एक्सटर्नल, वो सब रिस्पॉन्सिवनेस के अंदर आते हैं। अब फंक्शन क्या है, हेल्प करता है इन एडाप्टेशन एंड सर्वाइवल, मदद करता है। एग्जाम्पल जैसे पुलिंग योर हैंड अवे फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट, जैसे तुम्हें किसी गर्म जगह पे या हॉट ऑब्जेक्ट टच होता, अपने आप ही हाथ दूर हट जाता है। ये अपने आप का एक रिस्पॉन्स ही तो है, तुम नहीं चाहोगे तब भी हटेगा। पीपल कंट्रैक्शन इन ब्राइट लाइट, जैसे अब बहुत ज़्यादा अचानक से ब्राइट लाइट में जाते हैं, अचानक से पीपल कंट्रैक्ट हो जाती है। और बहुत अंधेरे में अचानक से जाते हैं, जैसे मूवी थिएटर में घुसते ही आंखें बड़ी बड़ी करके देखनी पड़ती है हमारी सीटें कहाँ हैं। ये सब अपने आप हो जाता है, आप नहीं करना चाहोगे फिर भी होगा, वही है रिस्पॉन्सिवनेस। ओके, अब आ जाओ मूवमेंट। मूवमेंट बारे में बात करते हैं। मूवमेंट इज द चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और इस बॉडी पार्ट, आप अपने बॉडी पार्ट को किस पोजीशन में चेंज कर रहे हैं। ओके, ये सब मूवमेंट कहलाता है। अब मूवमेंट अलग अलग टाइप का होता है, एक्सटर्नल मूवमेंट, इंटरनल मूवमेंट। एक्सटर्नल मूवमेंट लाइक जैसे तुम आप चल रहे हो, दौड़ रहे हो, उड़ रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो। इंटरनल मूवमेंट में जैसे मूवमेंट ऑफ ब्लड, हमारे बॉडी के अंदर ब्लड मूवमेंट कर रहा है, आप सोते रहोगे तब भी ब्लड का मूवमेंट होता रहेगा। ओके, तो जैसे फूड हो गया, फूड का मूवमेंट हो गया। ये सेल कंपोनेंट इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं उनके अंदर भी मूवमेंट चलता रहता है, तो इंटरनल मूवमेंट के अंदर आएगा। फंक्शन क्या होता है, ओवरऑल इसेंशियल होता है फॉर द सर्वाइवल एंड फाइंडिंग ऑफ फूड, स्केपिंग डेंजर्स, किसी डेंजर सिचुएशन में भागने में मदद करता है। अभी हम ही हैं, कोई शेर आया अचानक से तो उसके लिए भागेंगे ना, तो मूवमेंट कर पाओगे तभी तो भागोगे। ये सब मूवमेंट की मदद से हम कर पाते हैं। ओके, अब आ जाओ ग्रोथ। ग्रोथ में क्या होता है, ग्रोथ इज इंक्रीज इन साइज एंड नंबर ऑफ सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म जीव के अंदर सेल का साइज का बढ़ना, उसके नंबर का बढ़ना ही ग्रोथ कहलाता है। इट इज रिजल्ट फ्रॉम द सेल डिवीजन, और सेल कैसे बढ़ती है, एक बहुत बड़ी प्रोसेस होती है सेल डिवीजन, पूरा एक चैप्टर ही है, उसको पढ़ेंगे। सेल डिवीजन जो जिसके अंदर आप पढ़ते हो मियासिस, माइटोसिस सुना होगा, तो सब इसी सेल डिवीजन की मदद से ही न्यू मटेरियल का निर्माण होता है। ओके, अगला है फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, हेल्प इन द डेवलपमेंट, रिपेयर मदद करता है, रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड एंड डैमेज सेल, जैसे हमें कभी चोट लगती है तो धीरे धीरे वो जो चोट डैमेज सेल होती है धीरे धीरे उस जगह पर नई सेल आ जाती हैं, पुरानी सेल अपने आप नष्ट होकर हट जाती हैं, है कि नहीं। अब यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हो, ग्रोथ ऑफ बोन का ग्रोथ होना, मसल्स का ग्रोथ होना, टिश्यू इन ह्यूमन, कोई टिश्यू अगर डैमेज हो उसका ग्रोथ हो जाना, सब ग्रोथ की वजह से हो पा रहा। ओके, अभी आते हैं एक इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, होमियोस्टेसिस, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो होमियोस्टेसिस इज डिफाइन एज ए स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो मेंटेन करता है कांस्टेंट इंटरनल फिजियोलॉजिकल एनवायरनमेंट, मतलब एक इक्विलिब्रियम है जो हमारा बाहर के एनवायरनमेंट से अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट बनाए रखता है। अभी देखो हमारे बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर पता होगा 37 होता है, और बाहर ठंड धूप, कभी गर्मी होती है कभी ठंडी होती है, तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर हमेशा एक जैसा होता है, बदलता नहीं है। बाहर टेम्परेचर बदलेगा लेकिन इंटरनल सेम रहेगा। अब ठंडी में क्या होता है, बाहर बहुत ठंडा हो जाता है और हमारे बॉडी के अंदर 37 बना रहना चाहिए, इसलिए तो हमें ठंडी में हमारा बॉडी क्या करता है, शिवरिंग करने लगता है। शिवरिंग क्यों करता है, ताकि अपने अंदर का 37 डिग्री जो टेम्परेचर होता है उसे मेंटेन कर सके। ओके, अभी गर्मी में देख लो हमारा बॉडी क्या करता है, जब ज़्यादा बाहर गर्म हो जाता है तो स्वेटिंग करने लगता है। स्वेटिंग से क्या होता है, हमारे बॉडी के सरफेस पे जो पानी निकलता है, स्वेट निकलता है, और बॉडी को कूल करने में मदद करता है। तो ये सब होमियोस्टेसिस ही तो है। ओके, अब आ जाओ फीडबैक सिस्टम क्या होता है। फीडबैक सिस्टम क्या होता है, when there are some changes takes place in internal environment, बॉडी फीडबैक सिस्टम वर्क टू टेक इट बैक इनटू नॉर्मल कंडीशन, मतलब जो हमारे बॉडी के अंदर कोई भी चेंजेज होते हैं उसको दोबारा से अपने नॉर्मल कंडीशन में लाना ही क्या कहलाता है, फीडबैक सिस्टम। अब फीडबैक सिस्टम अलग अलग बेसिक कंपोनेंट होते हैं, एक रिसेप्टर चाहिए होता है, कंट्रोल सेंटर चाहिए होता है, और एक इफेक्टर चाहिए। रिसेप्टर क्या है, जो हमारे कोई भी रिस्पॉन्स होगा वो रिसेप्टर के थ्रू ही हमारे कंट्रोल सेंटर तक पहुंचेगा, फिर कंट्रोल सेंटर डिसीजन लेगा, जो डिसीजन के बेसिस पे उस क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इफेक्टर रिस्पॉन्स देगा। तो वही है रिसेप्टर, देख सकते हो ये रिसेप्टर इज द बॉडी स्ट्रक्चर होता है जो मॉनिटर करता है चेंज इन द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर जो भी चेंज होते हैं उसको मॉनिटर करता है। कंट्रोल सेंटर क्या होता है, कंट्रोल सेंटर इन द बॉडी इज रिसीव इनपुट को रिसीव करता है रिसेप्टर से, और एक जनरेट करता आउटपुट सिग्नल, और वो जाता है हमारे नर्व इम्पल्स के थ्रू, और वो हार्मोन केमिकल के थ्रू वो सिग्नल जनरेट होगा। ओके, अब ये सिग्नल कंट्रोल सेंटर तक पहुंच गया, अब क्या होगा, इफेक्टर तक जाएगा। इफेक्टर क्या होगा, इफेक्टर जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है दैट रिसीव करता है आउटपुट, जो भी आउटपुट हमें मिला कंट्रोल सेंटर से उसको रिसीव करेगा, उस कंट्रोल सेंटर के जो भी रिस्पॉन्स दिया है एंड उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करेगा हमारे
जो भी उस कंट्रोल सेंटर हमारे लिए जो कमांड दिया होगा उसको काम कराएगा। ओके, अब आ जाओ टाइप ऑफ फीडबैक सिस्टम पढ़ते हैं। तो टोटल 2 टाइप्स ऑफ फीडबैक सिस्टम होते हैं, एक पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम और एक नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। जरूरी है, दो टाइप के फीडबैक सिस्टम जरूरी है। अगर हमारे बॉडी में कोई चीज़ लगातार बढ़ रहा है तो उसको रोकना भी तो जरूरी है। अगर कोई चीज़ हमारे बॉडी में घट रहा है उसको बढ़ाना भी तो जरूरी है। इसलिए 2 टाइप के फीडबैक सिस्टम बनाए गए। ओके, एक पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम और एक नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। तो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम में देखते हैं, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम रिस्पॉन्स टू इंक्रीज द चेंज इन द इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर जो भी चेंज आते हैं हमारे, उसके रिस्पॉन्स को और बढ़ाता है। पॉजिटिव मतलब किसी एक रिस्पॉन्स को और ज़्यादा बढ़ा देना। जैसे एग्जांपल यहाँ देख सकते हो, ब्लड क्लॉटिंग एंड ड्यूरिंग दी बर्थ ऑफ ए बेबी। ब्लड क्लॉटिंग के दौरान भी पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम काम करता है और बेबी के डिलीवरी के टाइम पे भी पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम क्यों काम करता है। चलो समझेंगे अभी आगे क्यों पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम बोला गया। ओके, अगला नेगेटिव फीडबैक सिस्टम क्या होता है। एक नेगेटिव फीडबैक सिस्टम इज रिस्पॉन्स टू रिवर्स द चेंज इन इंटरनल एनवायरनमेंट। मतलब हमारे बॉडी के अंदर अगर कोई चीज़ प्रोसेस चल रहा है, अब वो प्रोसेस कंप्लीट हो चुका, उसको हमें वापस रोकना है, तो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम क्या करेगा, उसको रिवर्स कर देगा। ओके, जैसे यहाँ पर देखो कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर। अगर हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम क्या करेगा, उस ब्लड प्रेशर को जो बढ़ रहा है उसको रोकेगा। और टेम्परेचर रेगुलेशन भी करता है। अगर लगातार टेम्परेचर बढ़ा उसको भी रोकेगा। मान लो कोई स्ट्रेस जनरेट हुआ जिसकी वजह से कुछ हुआ, स्ट्रेस जनरेट होगा, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। अब वो सेंसर के थ्रू रिसीव होगा, सिग्नल डिटेक्ट होगा, अब वो कंट्रोल सेंटर के पास जाएगा, फिर कंट्रोल सेंटर उसको इफेक्टर के थ्रू अपना आउटपुट देगा। अब वो आउटपुट कैसा होना चाहिए, अगर पॉजिटिव फीडबैक वाला होगा तो और इंटेंसीफाई करेगा, उस रिस्पांस को और बढ़वाएगा, और अगर हमारा नेगेटिव फीडबैक सिस्टम आया होगा तो उस रिस्पांस को कम करवाएगा। इस तरीके से इस स्ट्रेस को कम करना है कि घटाना कि बढ़ाना है, डिपेंड करेगा किस टाइप का सिग्नल हमारा कंट्रोल सिस्टम इफेक्टर के थ्रू भेजा है। तो चलो समझ लेते हैं डिटेल में हम पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम और नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। सबसे पहले बात करेंगे पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। तो यहाँ पर देख सकते हो, होमोस्टैटिक रेगुलेशन ऑफ द चाइल्ड बर्थ थ्रू द पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। यहाँ पर देखिए, प्रेशर ऑफ द फेटस ऑन द यूट्राइन वाल। आपको पता हो जब बेबी मदर के अंदर, मम्मी के अंदर जो पेट में होता है, जब 9 मंथ कंप्लीट कर लेता है उसके बाद बेबी निकलने की कोशिश करता है, उसकी वजह से क्या होता है, छोटे मतलब यूट्रस के वाल पे प्रेशर लगता है। उस प्रेशर की वजह से जो हमारे स्टिमुलस होता है कंट्रोल सेंटर तक पहुंचता है। ओके, अब वो कंट्रोल सेंटर तक जो स्टिमुलस पहुंचता है, अब वो डिसाइड करेगा क्या कराना है, तो उसके अकॉर्डिंग वो जनरेट करता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन ऑक्सीटोसिन। क्योंकि ऑक्सीटोसिन क्या है, जो कंट्रैक्शन को बढ़ा देता है। ओके, तो ऑक्सीटोसिन ब्लड में रिलीज करके इंक्रीज करता है यूट्राइन कंट्रैक्शन। अब यूट्राइन कंट्रैक्शन एक बार हुआ, लेकिन तब भी बेबी डिलीवर नहीं हो रहा। अब बेबी डिलीवरी करना तो ज़रूरी है, क्योंकि अभी हमें इसी वजह से यहाँ पर उस जो अभी कंट्रैक्शन हो रहा है उसको और बढ़ाना है, उस कंट्रैक्शन को हमें इंटेंसीफाई करना, मतलब बहुत ज़्यादा और करना। जितना ज़्यादा कंट्रैक्शन होगा उतना अच्छे से डिलीवरी हो पाएगा। तो तुरंत यहाँ पर और दबाव लगेगा यूट्रस की वाल पे, तुरंत और हमारा हाइपोथैलेमस को मैसेज जाएगा, उसके बाद वो और ऑक्सीटोसिन निकालेगा ब्लड के अंदर, जिसकी वजह से कंट्रैक्शन बढ़ता जाएगा और जिसकी वजह से बेबी की डिलीवरी ईजिली हो जाएगी। तो इस केस में हमें रिस्पॉन्स को इंटेंसीफाई करना पड़ा, क्योंकि बेबी की डिलीवरी करना भी जरूरी था, इसलिए इसको बोला गया पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। ओके, अब आ जाओ हम बात करते हैं नेगेटिव फीडबैक सिस्टम क्यों बोला गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं ब्लड शुगर लेवल को कैसे नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के थ्रू रेगुलेट किया जाता है। मान लो कोई स्ट्रेस हुआ, किसी स्ट्रेस सिचुएशन में हमें हाइपरग्लाइसीमिया हो गया। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब हाइपर मतलब ज़्यादा, हाइपर मतलब कम, 2 वर्ड होते हैं, बहुत फेमस वर्ड है। ग्लाइसीमिया मतलब शुगर। जब हमारे बॉडी के अंदर शुगर लेवल बढ़ा तो उसकी वजह से क्या होगा, सेंसर उसे डिटेक्ट करेंगे, कंट्रोल सेंटर के पास मैसेज जाएगा। अब हमारे पैनक्रियाज बीटा सेल के अंदर वो सेंटर होते हैं। अब वो पैनक्रियाज बीटा सेल क्या करेगा, तुरंत कंट्रोल सेंटर के थ्रू क्या करवाएगा, कंट्रोल सेंटर इंसुलिन रिलीज करवाएगा ब्लड के अंदर। अब इंसुलिन क्या करता है, आपको पता होगा, इंसुलिन ब्लड में शुगर लेवल को कम करता है। ओके, इंसुलिन जो होता है वो क्या करेगा, तुरंत लीवर एंड मसल्स टेक अप ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड। तुरंत हमारा क्या करेगा, लीवर और मसल्स जो हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज रहेगा, एक्सेस ग्लूकोज को अपने अंदर स्टोर करने लगेंगी। यही तो मैसेज आया होगा, तभी तय कर रहे हैं। ओके, अभी क्या होगा, ब्लड रिड्यूज, हमारे जो ब्लड ग्लूकोज होगा हमारे ब्लड के अंदर से घट जाएगा, जिसकी वजह से जो भी हमारा हाइपरग्लाइसीमिया का कंडीशन था
वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो इसने रिस्पांस को क्या किया, उसको कम करवाया, जो भी स्ट्रेस जनरेट हो रहा था उसको कम किया, जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा। तो यहाँ पर ज़रूरत थी हमें नेगेटिव उसको कम करने की। अगर हाइपरग्लाइसीमिया का केस ज़्यादा हो जाता तो पेशेंट कोमा में चला जाता, तो जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो इस वजह से नेगेटिव फीडबैक सिस्टम की भी ज़रूरत पड़ती है। ओके, अभी समझ में आया। आगे चलते हैं, लास्ट पार्ट है इस यूनिट का, मतलब यूनिट 1 का पार्ट, लेक्चर 1 का जो आखिरी पार्ट है इस वीडियो का। इसमें देखेंगे बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। ये टर्मिनोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में पूछता है। सबसे पहले इंटीरियर पढ़ेंगे, पोस्टीरियर पढ़ेंगे। इंटीरियर को वेंट्रल बोल सकते हो, डॉर्स, और पोस्टीरियर को डॉर्सल बोल सकते हो। ओके, तो इंटीरियर वेंट्रल क्या होता है, वेंट्रल जो हमारे बॉडी के आगे वाला पार्ट होता है, यानी नियर टू द फ्रंट सरफेस, जैसे हमारे रिब्स हो गए जो हमारे बॉडी के आगे होती हैं। ओके, और जो हमारा पोस्टीरियर होता है डॉर्सल, यानी हमारे पीठ वाला सेक्शन, बिहाइंड दी नियरर टू दी बैक, हमारे जस्ट पीछे वाला पोर्शन, जैसे जहाँ वर्टिब्रल कॉलम होता है। अगर इमेज के थ्रू देखें तो ये देखो, ये कोई इंसान खड़ा है, और इसके जो आगे जहाँ पर आँख, नाक, मुंह, ये सब आगे है, इधर चेस्ट है, देखो ये सारे जो आगे वाले पोर्शन ये सब इंटीरियर कहलाएगा। ओके, यानी वेंट्रल साइड बोल सकते हो। और इसके जस्ट पीछे वाला जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है पोस्टीरियर कहलाएगा। आगे जो सुपीरियर और एक इन्फीरियर होता है। सुपीरियर क्या होता है, नियरर टू हेड, जो हेड के पास होता है। यहाँ पर देखो ये हेड के जो पास है वो सुपीरियर कहलाएगा, यानी एबव। और इन्फीरियर क्या होता है, नियरर टू द लोअर इंड, या जो लोअर इंड के ज़्यादा पास होगा वो इन्फीरियर कहलाएगा। सुपीरियर जैसे नेक इन द सुपीरियर टू द हार्ट, और इन्फीरियर जैसे नी इज द इन्फीरियर टू द हिप जॉइंट, मतलब जो हमारा नी होता है वो इन्फीरियर नीचे साइड में होता है, और जो नेक होता है, हार्ट होता है, ऐसा ऊपर साइड होता है, इसलिए सुपीरियर बोलते हैं। अब जो एक मीडियल होता है, एक लैटरल होता है। मीडियल क्या होता है, नियरर टू द मीडियन प्लेन। अब जब हम बीच से डिवाइड करेंगे, जो हमारे नज़दीक में होगा मीडियन प्लेन, मतलब प्लेन के, उसे मीडियल बोलोगे। जैसे हार्ट इज मीडियल टू द लंग, क्योंकि हार्ट एकदम बीच में आएगा, तो लंग के मीडियल बोल सकते हो। अगला लैटरल क्या होता है, अवे फ्रॉम द मीडियल प्लेन। अब ये जो मीडियल प्लेन है, अब इससे जो दूर साइड में होगा उसे बोलते हैं लैटरल। जैसे आप देख सकते हो अपर लिम, जो हमारा अपर लिम है, ये हाथ मीडियल प्लेन से तो बहुत दूर है ना, देखो, तो इसलिए इसको बोलते हैं लैटरल। ओके, समझ में आया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा सुपरफिशियल। सुपरफिशियल क्या होता है, क्लोजर टू द सरफेस ऑफ बॉडी, जो बॉडी के एकदम सरफेस होता है उससे सुपरफिशियल बोलते हैं। जैसे स्किन, स्किन हमारे पूरे बॉडी के सरफेस पे होती है। ओके, जो मसल्स हो गए। डीपर क्या होता है, डीप क्या होती है, जो अवे फ्रॉम द सरफेस, जो सरफेस से बहुत अंदर चली जाती है, जैसे हमारे बोन हो गई, वो डीप मसल्स के पास होते हैं एकदम। ओके, यहाँ पर देख सकते हो सुपरफिशियल जो हमारा ये दिखाया गया मसल्स, और एक कलर वाइज देख सकते हो यहाँ पर ये सुपरफिशियल और इधर डीप सेक्शन को दिखाया गया। अगला बात करते हैं प्रॉक्सिमल और डिस्टल। प्रॉक्सिमल क्या होता है, नियरर टू द रूट ऑफ लिम्ब। प्रॉक्सिमल मतलब पास, डिस्टल मतलब दूर। जैसे हमारा ह्यूमरल इज प्रॉक्सिमल टू रेडियस, जो हमारा ह्यूमरल बोन होता है और रेडियस के पास होती है, इसलिए इसको प्रॉक्सिमल बोलोगे। अगला डिस्टल। डिस्टल जो होता है अवे फ्रॉम द रूट ऑफ लिम्ब, जो हमारे लिम्ब से दूर होती है उसे डिस्टल बोलते हैं। जैसे हमारे फिंगर इज डिस्टल टू द रिस्ट, जैसे हमारा जो क्लाई होता है, एक क्लाई यहाँ से जो फिंगर होती है दूर है, इसलिए इसको डिस्टल बोल सकते हो। ओके, इस तरीके से हम इमेज की मदद से समझ सकते हैं। आगे देखेंगे, यहाँ 2 वर्ड है इंपॉर्टेंट, एक फ्लेक्शन और एक एक्सटेंशन, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। फ्लेक्शन में क्या होता है, बेंडिंग, एक जो बेंडिंग होता है जो रिड्यूस करता है एंगल बिटवीन बोन एंड या बॉडी पार्ट के अंदर, जो एंगल को रिड्यूस करता है उसे बोलते हैं फ्लेक्शन। यहाँ पर देखिए, जब ये हाथ को ऊपर ले गया इसे फ्लेक्शन बोल रहा है, या पैर को पीछे ले गया इसे फ्लेक्शन बोल रहा है। एक्सटेंशन क्या होता है, स्ट्रेटनिंग या ए मूवमेंट अपोजिट ऑफ फ्लेक्शन। फ्लेक्शन का जस्ट जो अपोजिट होता है उसे एक्सटेंशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इंक्रीज द एंगल बिटवीन द 2 बोन, इसमें 2 बोन के अंदर या बॉडी पार्ट के अंदर एंगल बढ़ जाता है। ओके, यहाँ पर देखो बॉडी से ये हमारा दूर जा रहा है, यानी बॉडी से दूर जा रहा, एंगल बढ़ रहा है। यहाँ पैर भी देख लो, आप इन आगे ले जा रहा, एक्सटेंशन हो रहा। इस तरीके से जो एक दूसरे के जो अपोजिट है, जब बेंडिंग होगा, जब एंगल रिड्यूस होगा तो फ्लेक्शन कहलाएगा डिफिनीशन के तौर पे, और एक्सटेंशन क्या होगा, जब एंगल बढ़ेगा वो क्या कहलाएगा, एक्सटेंशन। ऐसे याद कर सकते हो। अब आ जाओ, एक वर्ड है एडक्शन और एक एबडक्शन। एडक्शन में क्या होता है, मूवमेंट टुवर्ड द मिडल ऑफ द बॉडी। अगर आप अपना हाथ अपने बॉडी के साइड पे ला रहे हैं, ओके, उससे बोलोगे एडक्शन। ओके, टुवर्ड द मिडल, अब ये हमारा मिडल पोर्शन हो जाएगा। ओके, और जब ये बॉडी से आप अपने हाथ को दूर ले जा रहे हो उसे बोलते हैं एबडक्शन। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है 2 मार्क्स में। एडक्शन क्या होता है, मूवमेंट टुवर्ड द मिड लाइन। एबडक्शन क्या होता है, मूवमेंट अवे फ्रॉम द मिड लाइन।
नेक्स्ट आते हैं प्रोनेशन और सुपिनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रोनेशन क्या होता है? मीडियल रोटेशन ऑफ फोर आर्म इन एनाटॉमिकल पोजीशन सो दैट पाम फेस बैकवर्ड। जो हमारा हथेली होगा जब वो बैक साइड में होगा, यानी अगर आप एक किसी टेबल पे अपनी हथेली को रख दो तो उसी पोजीशन को बोलते हैं प्रोनेशन। ओके, तो प्रोनेशन यही है, मीडियल रोटेशन ऑफ फोर आर्म इन एनाटॉमिकल पोजीशन सो दैट जो पाल्म होगा, हथेली होगा, वो सॉफ्ट वाला पोर्शन जब टेबल की साइड होगा उसे प्रोनेशन बोलोगे, और इसी का जस्ट अपोजिट सुपिनेशन होता है, जब आपका सॉफ्ट पोर्शन ऊपर दिखे अपनी तरफ उसे बोलते हैं सुपिनेशन। तो ये फिगर ये देख सकते हो, ये आपका सुपिनेशन पोजीशन है और इधर आपका प्रोनेशन पोजीशन है। तो सुपिनेशन में क्या होता है? लेटरल रोटेशन ऑफ फोर आर्म सो दैट पाल्म फेसेस फॉरवर्ड एज नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन। उससे जैसे हम लेटते नॉर्मल हमारा आँख पेट और सब ऊपर रहता है, वो सब हम सुपिनेशन पोजीशन में लेटे होते हैं। ओके, अभी किसी पेशेंट को सीपीआर देना तो हम उसे सुपिनेशन पोजीशन में ही लेटा के देते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे नेक्स्ट आ जाओ प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन। जो प्रोट्रैक्शन होता है इसमें मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट फॉरवर्ड, जो हमारा बॉडी पार्ट होता है उसको फॉरवर्ड करना, और रिट्रैक्शन क्या होता है? मूविंग ऑफ बॉडी पार्ट बैकवर्ड। अभी देखो जो जैसे देखा होगा बहुत सारी गर्ल्स किसी को चिढ़ाती हैं तो अपना नीचे वाली ठुड्डी जो हमारा इसको आगे पीछे करके चिढ़ा सकती है ना, तो वो लोग अच्छा कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं वो लोग प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन करने में माहिर होते हैं। तो ये अच्छे से आप समझ सकते हो इमेज की मदद से। तो यह प्रोट्रैक्शन क्या होता है? मूविंग ऑफ बॉडी पार्ट फॉरवर्ड करना, और रिट्रैक्शन में उसी बॉडी पार्ट को जो आगे किया उसी को बैकवर्ड में लाना, ये हमारा रिट्रैक्शन कहलाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आप अच्छे से रिवाइज करके 2-3 बार पढ़ेंगे, आसान है, समझ जाएंगे। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपको इम्पोर्टेंट लगा होगा, समझ में आया होगा। तो ऐसे ही और वीडियो हम आपके लिए लाएंगे, लेकिन उसके लिए आपका रिस्पॉन्स हमें चाहिए। लेक्चर अगर पसंद आ रहा तो लाइक कमेंट भी करें, और जैसा भी लेक्चर लगा उसके लिए रिस्पॉन्स जरूर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।